अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 दैट इज सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ठीक है, इसे हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया है। आई होप आपने इसकी सारी वीडियो देखी होंगी। अगर आपने कोई वीडियो मिस की है तो वीडियो के ऊपर आई के बटन पे क्लिक करके आप सारी वीडियो की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने फर्स्ट चैप्टर अच्छे से नहीं किया तो आपको आगे जो है हमारी बुक में 9 चैप्टर्स हैं, तो आपको किसी भी चैप्टर की अच्छी तरह समझ नहीं आएगी क्योंकि जो बेसिक्स हैं वो हमने चैप्टर नंबर 1 में ही पढ़े हैं। ओके, तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 2 दैट इज सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इस चैप्टर में से पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं, एमसीक्यूज भी आ जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जब वाइवा होता है उसमें भी जो है इस चैप्टर में से वो क्वेश्चनिंग कर लेते हैं। तो आपने ये चैप्टर अच्छे से देखना है, इसको अच्छे से समझना है ताकि आपको इसके अच्छे से समझ आए और आपके पेपर में कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होती है, सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो जैसे हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होती है, बायोमिन लाइफ। तो जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है मतलब कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की वजह से दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो प्रॉब्लम हो रही है इसको हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कह रहे हैं। अब ये देखें कि जो साइंस है इसमें जो है हम क्या करते हैं, हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। हमने पहले भी पढ़ा था, हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, इसमें एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, फिर इसमें कंक्लूजन निकालते हैं। तो साइंस बेसिकली कहते ही इसी को है कि हमने कोई चीज देखी है, हमने इसको ऑब्जर्व किया है, हमने इस पर एक्सपेरिमेंट किया, हमने इसको जज किया, फिर हमने इसको प्रूव किया कि वाकई ये बात ऐसे है। ठीक है, तो जो अगर हम इंसान की बात करें तो इंसान जो है वो शुरू से एक बायोलॉजिस्ट रहा है। किस तरह से बायोलॉजिस्ट रहा है? इंसान पहले जंगलों में रहा करता था, पहाड़ों में रहा करता था, तो एक तरह से वो भी बायोलॉजिस्ट है। किस तरह से कि जब एक बंदा एक जगह पे रह रहा है तो उसको वहां की जगह के सारे चीजों का पता होगा। जैसे कि एक इंसान जंगल में रह रहा है तो उसे ये पता होगा कि फ्लाई एनिमल का क्या बिहेवियर है, फ्लाई एनिमल क्या चीज खाता है, क्या नहीं खाता, कौन सा एनिमल हमारे लिए जो है वो अच्छा है, कौन सा एनिमल हमारे लिए डेंजरस है। इसी तरह को प्लांट्स को भी वो जान लेगा कि कौन से प्लांट्स हमारे लिए एडवांटेजेस है, कौन से प्लांट्स की वजह से हमें डिसएडवांटेज हो सकता है। ठीक है, तो बायोलॉजिकल मेथड्स इसी वजह से होते हैं कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किस तरह से हमारे लिए एडवांटेजेस है, किस तरह से हमारे लिए वो डिसएडवांटेजेस कॉज कर सकता है। ठीक है, अब हम इसको रीड करते हैं, साथ साथ हम इसको आगे देखेंगे कि है क्या चीज। साइंस इज द सिस्टमाइज्ड नॉलेज derived फ्रॉम ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। हमने इसमें सारे ऑब्जर्वेशंस ही पढ़ने हैं, सारे एक्सपेरिमेंट्स ही पढ़ने हैं। These experiments are carried out to determine the principles about how nature operates. ठीक है, कि ये एक्सपेरिमेंट क्या करते हैं कि हमारे नेचर किस तरह से ऑपरेट करते हैं, ये इन प्रिंसिपल्स पे काम करते हैं, इन रूल्स पे काम करते हैं। तो साइंस में कोई भी बात है बगैर किसी रूल के, बगैर किसी प्रूफ के हम उसको नहीं मानते। ठीक है, अगर हम बायोलॉजिकल मेथड की बात करें तो बायोलॉजिकल मेथड वो मेथड है या वो तरीके हैं या वो प्रोसेसेस हैं जिनकी वजह से हम किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। दोबारा सुन ले, अगर आपने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का नहीं सुना तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का मतलब ये होता है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की वजह से दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या डिजीज आ रही है, उसको क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम जिन मेथड्स को यूज करते हैं उन मेथड्स को हम बायोलॉजिकल मेथड्स कहते हैं। ओके, The scientific method in which biological problems are solved is termed as biological method. It comprises the steps a biologist adopts in order to solve a biological problem. के कोई भी बायोलॉजिस्ट जो है वो एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो मेथड्स या जो स्टेप फॉलो करते हैं उन स्टेप्स को हम बायोलॉजिकल मेथड्स कहते हैं। ओके, दोबारा देख रहे हैं। It comprises the steps a biologist adopts in order to solve a biological problem। कि ये वो steps हैं या वो methods हैं या वो processes हैं जो जिनको एक बायोलॉजिस्ट किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए चूज करते हैं या उनको यूज करते हैं। ठीक है, अब हम वन बाय वन बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मेथड देखेंगे कि हम किस किस तरह से बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने वीडियो एंड तक देखनी ताकि आपको सारी वीडियो की अच्छी तरह से समझ आ जाए। ओके, इन सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम अ बायोलॉजिस्ट टेक फॉलोइंग स्टेप। सबसे पहले वो क्या करते हैं, रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ये क्या चीज है, रिकॉग्नाइज क्या करना होता है? रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना। सबसे पहले वो एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को पहचानेगा, उसको देखेगा कि है क्या चीज। ठीक है, उसमें उसके फैक्ट्स को देखेगा कि है क्या चीज, से क्या क्या हो रहा है। फिर दूसरा स्टेप आता है ऑब्जर्वेशन। वो उसको ऑब्जर्व करेगा क्या वाकई ऐसे हो रहा है। ठीक है, जिस तरह से अगर हम देखें कि जो कोरोना का सीजन आ रहा था, सबसे पहले जो साइंटिस्ट ने इसमें सिम्टम्स देखी थी, इससे क्या होता है, फीवर हो रहा है, हेडेक हो रहा है, बैकबोन जो है वो पेन हो रही है। ठीक है, इस तरह से उसने डिफरेंट इसके
जो है वो सिम्टम्स देखे, उसके बाद उसने इसको ऑब्जर्व किया, उसके बाद उसने हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन की। हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस का मतलब होता है टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन। टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन वो एक्सप्लेनेशन होती है जिसके बाद में हम डिस्प्रूव भी कर सकते हैं कि ये गलत है। गलत हम उसको कैसे साबित करेंगे? हम उसको दूसरी अपनी ऑब्जर्वेशन को या अपने हम प्रिंसिपल को सही साबित करेंगे तो हम किस दूसरे के जो है प्रोसेस को हम उसको गलत प्रूव कर सकेंगे। ओके, उसके बाद डिडक्शन बनाए जाते हैं। डिडक्शन क्या होते हैं? डिडक्शन क्या लेके आप हम उसके फर्जी नतीजे निकाल देंगे, ऐसा ना होगा तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, जिस तरह साइंटिस्ट ने कहा कि अगर किसी जगह पे रश ज्यादा होगा तो कोरोना ज्यादा फैलेगा, रश कम होगा तो कोरोना कम फैलेगा। ठीक है, उसके बाद उसी चीज पे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, फिर उनके रिजल्ट्स को समराइज किया जाता है कि मतलब उनके रिजल्ट्स निकाला जाता है, फिर उनके रिजल्ट को जो है वो रिपोर्ट किया जाता है, आगे भेजा जाता है। ओके, तो ये तो हमने इनको वन बाय वन ऐसे ही पढ़ा, हम इनकी डिटेल आगे पढ़ेंगे तो आपने वीडियो एंड तक देखनी है। ओके स्टूडेंट्स, The first step जो है हमारे पास that is recognition of biological problem. A biological problem is a question related to living organism that is either asked by someone or comes in biologist's mind by himself. कि वो क्वेश्चन होता है या कोई कि जो क्वेश्चन या तो कोई इंसान बायोलॉजिस्ट से पूछे, एक साइंटिस्ट से पूछता है, या एक साइंटिस्ट के माइंड में खुद से क्वेश्चन आता है कि है क्या चीज, ये किस तरह से होती है। ठीक है, जिस तरह से ह्यूमन एवोल्यूशन है, या हम देखें कि जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स शुरू से तो बर्ड्स नहीं थे, बर्ड्स क्या हुए? रेप्टाइल से बर्ड्स बने, जो एलिगेटर हुआ, जो लिजर्ड्स वगैरह है, सेलेमेंटर्स है, इनसे बर्ड्स बने। इनसे बर्ड्स किस तरह से बने, ये साइंटिस्ट के माइंड में क्वेश्चन आया, फिर इन्होंने इस पे रिसर्च की, तो पूरी की पूरी थ्योरी बनाई कि ये जो है वो इसमें चेंजेस है, इनसे बर्ड्स बने। ओके, सेकंड स्टेप हमारे पास ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या होती है? ऑब्जर्वेशन कहते हैं मुशाहदात को, कि हम कोई भी चीज किस तरह से ऑब्जर्व करते हैं। आप देखो कि ऑब्जर्व करने के लिए हम अपने 5 सेंसेस यूज करते हैं, दैट इज विजन, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच। हम किस चीज को देख के ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसको सुन के ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसको स्मेल करके, उसको टेस्ट करके, उसको टच करके। ठीक है, हम मतलब इन अपने 5 बॉडी सेंसेस की वजह से हम चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। अब हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन होते हैं वो 2 तरह से हो सकती है, हम 2 तरह से किसी भी चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक होती है हमारे पास क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन और दूसरी होती है हमारे पास क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। क्वालिटेटिव मीन्स क्वालिटी, मतलब उसकी खसूसियत की वजह से, क्वांटिटेटिव मीन्स क्वांटिटी, उसकी मिकदार की वजह से जो ऑब्जर्वेशन होती है इसको हम क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन कहते हैं। ओके, ठीक है, क्वालिटी मीन्स खसूसियत और क्वांटिटी मीन्स उसकी मिकदार। हम इसको किस तरह से ऑब्जर्व करें? जैसे कि अगर हम बात करें, हम जो जाते हैं बाजार जाते हैं, हमने कोई चीज लेनी है बाजार से, मार्केट से हमने कोई चीज लेनी है। अगर हम बात करें गर्ल्स की बात करें तो वो तो कपड़े जूते लेंगी अपना। ठीक है, अब वो क्या करेंगी? सबसे पहले उसकी क्वालिटी देखेंगी कि किस तरह से ये अच्छी है, ये बुरी है, इसका कलर कैसा है, इसका साइज क्या है, इसकी शेप क्या है। ठीक है, उसकी क्वालिटी देखेंगे, उसके बाद उसकी क्वांटिटी देखेंगे, हमें कितनी चाहिए, हमारा साइज क्या है। ठीक है, अगर हम बॉयज की बात करें तो अगर हम उनके मोबाइल फोन की बात करें तो सबसे पहले उसकी क्वालिटी देखेंगे कि मोबाइल फोन कैसा है, उसके क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या उसमें क्वालिटीज है। फिर उसकी क्वांटिटी देखेंगे, उसमें कितनी मेमोरी है, उसमें जो है वो कितनी इसकी स्टोरेज है, हम उसमें कितनी वो मेमोरी उसकी स्टोर कर सकते हैं, उसका मेमोरी कार्ड या उसकी जितनी भी रैम वगैरह होती है उसको वो चेक करते हैं। तो ये इसकी होगी क्वांटिटी होगी। ठीक है, अब इनको वन बाय वन देखते हैं कि ये दोनों चीजें होती क्या है। These observations are not measurable and can't be recorded. ठीक है, कि जो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन है इसको तो हम सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं, इनको मेजर नहीं कर सकते हैं, ना हम इनको रिकॉर्ड कर सकते हैं। जबकि जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन होते हैं, दीज ऑब्जर्वेशन आर इनवेरिएबल, हम इनको चेंज नहीं कर सकते, एंड मेजरेबल भी हैं, एंड कैन बी रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। ठीक है, इट डिटेक्ट्स क्वालिटी, कि जो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन है उसकी क्वालिटी को डिटेक्ट करते हैं, लेकिन जो क्वांटिटेटिव होते हैं वो क्या करते हैं? उसकी क्वांटिटी को डिटेक्ट करती हैं। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन आर लेस एक्यूरेट, अगर हम उसकी क्वालिटेटिव जो ऑब्जर्वेशन है हम उसको देखते हैं तो वो ज्यादा एक्यूरेट नहीं होती, इसमें गलती के चांसेस होते हैं, लेकिन जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन होती हैं वो मोर एक्यूरेट होती हैं। ठीक है, इसमें अगर हम कोल्ड ड्रिंक की भी बात करें तो कोल्ड ड्रिंक में भी ये दोनों ऑब्जर्वेशन आ सकती हैं। कोल्ड ड्रिंक ठंडी है, गर्म है, ये क्या हो जाएगी? उसकी क्वालिटी हो जाएगी, और वो कितने लीटर की है ये उसकी क्वांटिटी हो जाएगी। हम इसकी एग्जांपल देखते हैं वाटर की। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज कोल्डर देन बॉइलिंग पॉइंट। अब वो कितना ठंडा है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हम ये बात कर रहे हैं कि जो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट है उसके बॉइलिंग पॉइंट से ठंडा है, लेकिन ये नहीं बता रहे कि कितना ठंडा है। इस तरह अगर हम इसकी क्वांटिटी की बात करें कि तो हम ये बता रहे हैं द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जब पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर मिलेगा तो वो फ्रीज हो जाएगा, जब उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर मिलेगा तो वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके,
ओके, तो ऑब्जर्वेशन के बाद अगर हम तीसरी जो है वो उसके स्टेप की तरफ से ना, दैट इज फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। अब हमने हाइपोथेसिस बनाना है। हाइपोथेसिस मैंने आपको बताया क्या होता है, टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन होती है, एक फर्जी एक्सप्लेनेशन होती है, वक्ती एक्सप्लेनेशन होती है, जिसको हम बाद में उसको डिसप्रूव भी कर सकते हैं, उसको फॉल्स जो है वो प्रूव कर सकते हैं। A hypothesis is an assumption that is made based on some evidence। हमें कोई सबूत मिला, हमने उसकी बेस पे छोटी सी हाइपोथेसिस बनाते हैं कि ये चीज ऐसे हो सकती है। Biologists organize his or her and others' observations into data form and construct a statement that may be proved to be answer of the biological problem। ठीक है, अंडरस्टूड। अब ये क्या करते हैं, साइंटिस्ट क्या करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं, उसको कंस्ट्रक्ट उसकी एक स्टेटमेंट बनाते हैं। ठीक है, उसकी स्टेटमेंट बनाते हैं कि जो कि किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का आंसर हो सकता है। अब अगर तो हम उस स्टेटमेंट को गलत प्रूव करते हैं तो क्या होगा, तो हम उसको जो है वो कोई ना उसका प्रूफ भी देंगे कि हमने इसको गलत प्रूफ कैसे किया, लेकिन हम उसका प्रूफ नहीं कर सकते, उसको वो जो है वो डिस्प्रूव नहीं कर सकते, तो वो एक लॉ बन जाती है, मतलब उसको कोई भी जुटला नहीं सकता। दिस टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड अ हाइपोथेसिस। के जो टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन होती है किसी भी ऑब्जर्वेशन की, उसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं। इसकी कोर डेफिनेशन हम ये देख लेते हैं। इट मे बी डिफाइंड एज अ प्रोपोजिशन दैट माइट बी ट्रू, कि कोई भी उसका हिस्सा हो सकता है जिसको हम जो है वो जो सच सही साबित कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी हाइपोथेसिस क्या होता है। एक टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन होते हैं जो कि झुटलाई भी जा सकते हैं, इसको डिस्प्रूव भी कर सकते हैं दूसरे साइंटिस्ट आगे। हाइपोथेसिस शुड हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। अब एक हाइपोथेसिस में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, क्या क्या उसकी खूबियां होनी चाहिए। इट शुड बी अ जनरल स्टेटमेंट, ये एक छोटी बहुत बड़ी स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी अ टेंटेटिव आइडिया, ये बार बार मैं आपको टेंटेटिव बता रही हूँ। टेंटेटिव आइडिया होता क्या है, जिसको हम डिस्प्रूव कर सकते हैं। इट शुड एग्री विद अवेलेबल ऑब्जर्वेशन, की जो हमने ऑब्जर्वेशन की है ये हमारा जो टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन होती है या हाइपोथेसिस होती है, ये हमारी अवेलेबल ऑब्जर्वेशन के साथ मैच कर रही हो। इट शुड बी केप्ट एज सिंपल एज पॉसिबल, जिसको हम जितना सिंपल रख सकते उतना रखें, ताकि इसकी अच्छी तरह से दूसरे साइंटिस्ट के दूसरे लोगों को समझ आ जाए। इट शुड बी टेस्टेबल एंड पोटेंशियली फाल्सिफिएबल, कि हम इसको जो है ये टेस्ट भी की जा सकती है दोबारा किसी और साइंटिस्ट के जरिए, और ये जो है इसको हम गलत भी साबित कर सकते हैं। इन अदर वर्ड देयर शुड बी अ वे टू शो द हाइपोथेसिस इज फॉल्स। दूसरे लफ्जों में कहते हैं ये भी होना चाहिए कि हाइपोथेसिस गलत है और यहाँ हम इसको डिस्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अब बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, अगर वो एक हाइपोथेसिस को डिस्प्रूव कर रहे हैं तो उसकी रीजनिंग भी बताएंगे कि हमने इसको गलत किस तरह से साबित किया है, इसमें ये चीजें होंगी तो ये सही होगी। ठीक है, ऐसे कोई हाइपोथेसिस गलत नहीं करेगा। जिस तरह से आपका टेस्ट है, आप टेस्ट देते हो, आप कहते हो कि टीचर ने तो ऐसे ही मार्क्स काट, लेकिन टीचर को कोई ना कोई तो उसमें मिस्टेक नजर आएगी तो वो मार्क्स काटेगी ना, ऐसे तो वो मार्क्स नहीं काटेगी आपके। ठीक है, तो वो टीचर के पास मिस्टेक होगी तो टीचर नंबर काटेगी, ना होगी तो वो कैसे काट सकेगी। इसी तरह से हाइपोथेसिस होती है, अगर उसमें कुछ गलतियां होंगी तो वो डिस्प्रूव होगी। ओके, फर्स्ट स्टेप हमारे पास आ जाता है डिडक्शंस का। अब डिडक्शंस क्या होते हैं, डिडक्शंस कह लो क्या फर्जी हकायक एक किस्म के, हमने फर्ज कर लिया है कि एक चीज ऐसी है तो दूसरी ऐसी होगी। अगर हम बात करें बर्ड्स की, तो एक साइंटिस्ट था, उसने जब एक स्पैरो को देखा तो उसने देखा कि स्पैरो क्या है, ये एक बर्ड है और इसके विंग्स है। तो उसने स्पैरो को देखा लेकिन उसने बाकी किसी बर्ड को नहीं देखा। वो क्या कहेगा कि मैंने स्पैरो को देखा है, इसके विंग्स हैं, और ये एक बर्ड है। वो क्या कहेगा कि जो बाकी बर्ड्स हैं उन सबके भी विंग्स होंगे। मतलब उसने फर्ज कर लिया कि अगर ये है तो क्या होगा, तो बाकी बर्ड्स के भी विंग्स होंगे। अब एक और साइंटिस्ट है, उसने सारे बर्ड्स को देखे, उसने सारे बर्ड्स के क्या देखा, उनके विंग्स देखे। उसने कहा कि सारे बर्ड्स हैं, इनके विंग्स हैं, इसलिए फ्लाई करते हैं। लेकिन उसने स्पैरो को नहीं देखा। लेकिन उसे ये भी पता है कि स्पैरो भी एक बर्ड है, लेकिन उसे ये नहीं पता स्पैरो के विंग्स हैं या नहीं है। लेकिन जब उस बाकी बर्ड्स को देखे ये कहेगा कि ये बर्ड्स हैं और इनके विंग्स हैं, तो ये कह सकता है कि स्पैरो भी एक बर्ड है, उसके भी विंग्स होंगे। ठीक है, तो ये होती है डिडक्शन के एक चीज को देख के हमने बाकी चीजों का अंदाजा लगाना है। ओके, डिडक्शंस आर द लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हाइपोथेसिस, के इनमें जो है हमने कोई भी लॉजिक बताने के अगर ये है तो ये होगा। For this purpose, the hypothesis is taken as sure and true and expected results are drawn from it। के अब एक hypothesis को true जो है उसको prove करते हैं, उसमें से expected results को जो है वो निकालते हैं। Generally in biological method, if particular hypothesis is true, then one should expect a certain result। ठीक है, अगर एक hypothesis true है तो हम उसमें से एक result find out करते हैं, और वो result क्या करता है, if और then logic को जो है वो इन्वॉल्व, मतलब if और then logic उसमें शामिल होती है। किस तरह से, जैसे मैंने आपको बताया कि जो है इफ स्पैरो इज अ बर्ड एंड इट हैज विंग्स देन ऑल द बर्ड्स हैव विंग्स। ठीक है, अगर स्पैरो के विंग है तो सारे बर्ड्स के विंग्स होंगे। ठीक है,
तो जो फिफ्थ स्टेप आता है आगे हमारे पास, दैट इज एक्सपेरिमेंटेशन। हमारे पास जो है हमने रिकॉग्नाइज भी कर लिया, हमने उसको जो है उसके रिकॉग्निशन के बाद हमने इसके ऑब्जर्वेशन भी कर ली, हमने हाइपोथेसिस भी बना ली, हमने डिडक्शंस भी फाइंड आउट कर ली। अब हमने क्या करना है, 5 स्टेप हमने क्या करना है कि हमने एक्सपेरिमेंटेशन करनी है, उसको हमने एक्सपेरिमेंट करना है कि क्या वाकया ही ऐसा होता है। ठीक है, तो अब हम इसको स्टार्ट कर। दिस इज द मोस्ट बेसिक स्टेप। इसके बगैर कोई भी थ्योरी लॉ नहीं बनेगी, कोई भी हाइपोथेसिस लॉ नहीं बनेगा जब तक हम उसके एक्सपेरिमेंट नहीं करते। बायोलॉजिस्ट परफॉर्म एक्सपेरिमेंट टू सी इफ हाइपोथेसिस इज ट्रू और नॉट। ठीक है, वो हाइपोथेसिस को सही या गलत साबित करने के लिए उसके एक्सपेरिमेंट करते हैं। The deductions which are drawn from hypothesis are subjected to rigorous testing। मतलब कि जो डिडक्शन निकाली जाती है उसको टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग बहुत, ये कोई छोटी मोटी टेस्टिंग नहीं, इसको बार बार टेस्ट किया जाता है। बार बार टेस्ट करने के बाद अगर वो फिर भी गलत साबित ना हो रही है तो फिर इसको ला बन जाता है, फिर वो प्रूव हो जाती है। थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन है बायोलॉजिस्ट लर्न विच हाइपोथेसिस इज करेक्ट। वो एक्सपेरिमेंट करेगा तो ही पता चलेगा कि हाइपोथेसिस सही या गलत है, कोई भी हमने बात की वो सही या गलत है। ठीक है, अब जिस तरह हमने बर्ड्स की बात की, स्पैरोज की बात की, बाकी बर्ड्स की बात की, तो बाकी साइंटिस्ट, अगर एक साइंटिस्ट ये कह रहा है कि अगर सारे बर्ड्स के विंग्स हैं तो स्पैरो के भी विंग्स होंगे, या वो ये कह रहा है कि अगर स्पैरो के विंग्स हैं तो सारे बर्ड्स के विंग्स होंगे, तो क्या करेंगे वो आके वो बर्ड्स पे एक्सपेरिमेंट करेंगे, क्या आया वाकई सारे बर्ड्स के विंग्स हैं। तो अगर उनके जो है ये एक्सपेरिमेंट सही साबित होगा तो उस हाइपोथेसिस को सही कहेंगे कि हाँ ये बिल्कुल ठीक हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगर गलत होगी तो उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। The incorrect hypotheses are rejected and the one which proves correct accepted। ठीक है, कि जो incorrect होती है इसको रिजेक्ट किया जाता है, जो सही प्रूव होती है इसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। An expected hypothesis makes further predictions that provide an important way to further test its validity। अब अगर एक दफा वो करेक्ट साबित हो, करेक्ट जो है प्रूव हो गई है, तब तो उसके पे और टेस्टिंग होती है और उसको टेस्ट करते हैं, हर तरह से टेस्ट करते हैं ताकि इसमें कोई भी जो है, ठीक है, उसको बार बार टेस्ट करते हैं ताकि इसमें कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है, और ये प्रूव हो जाए। ओके ओके, अब एक्सपेरिमेंटेशन के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, हमने अब क्या करना है, जो हमारे रिजल्ट आ गए एक्सपेरिमेंटेशन के, जो रिजल्ट हमने उनको समराइज करना है कि हमने उन रिजल्ट्स में क्या क्या देखा है। ठीक है, तो ये एक बहुत जो है कह लो कि एक इम्पोर्टेंट स्टेप होता है कि हमने जाहिर एक्सपेरिमेंट किए, हम उनके रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे तो ही हम उसको प्रूव कर सकेंगे कि हमने ये सही साबित किया, हमने इसको गलत प्रूव कर दिया। Biologists gather actual quantitative data from experiments। Biologists क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट से actual और quantitative data उसको इकट्ठा करते हैं। Data for each of the group are then averaged and compared statistically। अब जिस तरह हमने जब बायोलॉजी का रिलेशनशिप पढ़ा था विद अदर साइंसेज, तो अब यहाँ पे देखिए बायोलॉजिस्ट में स्टैट भी आ रही है, तो वो क्या करते हैं बायोलॉजिस्ट को में जो है उसके जो डाटा होता है उसमें स्टैट के रूल्स को अप्लाई करते हैं, उसके डाटा को सर्च करने के लिए, उसको टेस्ट करने के लिए। To draw conclusion, biologists also use statistical analysis। ठीक है, उसमें को वो कंक्लूजन भी निकालते हैं उससे। अब जो लास्ट स्टेप है हमारे पास, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। अब हमने रिजल्ट्स को रिपोर्ट करने हैं, मतलब कि हमने बाकी साइंटिस्ट को या दुनिया में हमने उसको बताना है कि हमने ये रिजल्ट्स निकाले हैं, तो ये हमने ये एक्सपेरिमेंट किया था, उसके ये रिजल्ट्स निकले, ताकि सबको पता चले कि ये क्या चीज है। Biologists publish their findings in scientific journals and books, in talks at national and international meetings and in seminars at colleges and universities। अब जिस तरह से मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि जब कोरोना का सीजन आया था, जो साइंटिस्ट सबसे पहले ये सारे रूल्स को जो है जिस तरह से हमने स्टेप बाय स्टेप सबको पढ़ा, सबसे पहले उन्होंने इसको रिकॉग्नाइज किया। रिकॉग्नाइज करने के बाद उन्होंने इस पर ऑब्जर्वेशन किए, फिर हाइपोथेसिस बना, फिर डिडक्शन बनी, फिर एक्सपेरिमेंटेशन हुए, फिर रिजल्ट को समराइज किया, फिर उन्होंने रिजल्ट को रिपोर्ट किया, मतलब फाइनल रिजल्ट्स बताया कि ये चीज है, ये एक वायरस है जी, ये इस वजह से जो है किसी तरह क्यों फैलता है, जब लोगों का रश होता है तो ये एक इंसान से दूसरे इंसान तक चला जाता है, इसकी वजह से ये हमें सिम्टम्स हो सकती हैं। ठीक है, ये हमें डिजीज इसकी वजह से लग सकती हैं। तो ये उनके फाइनल रिजल्ट है जो उन्होंने रिपोर्ट किए थे। ठीक है, Publishing of results is an essential part of scientific method। It allows other people to verify the results or apply the knowledge to solve other problems। ये क्या करता है, दूसरे लोगों को ये अलाउ करता है, या दूसरे लोग जब कोई भी रिजल्ट हम उसको रिपोर्ट करते हैं तो वो क्या करते हैं, लोग उसको अप्लाई करके देखते हैं क्या वाकई ऐसा है, तो अगर वो सही होता है तो वो बाद में एक लॉ बन जाता है। अब ये लॉ कैसे बनेगा ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके।
तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया, दैट इज बायोलॉजिकल, सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। इसमें हमने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 7 स्टेप पढ़े। आई होप आपको सारी वीडियो अच्छी समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। इससे आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो टाइम से मिलता रहेगा। और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो अब जो है वीडियो के स्टार्ट पे कॉर्नर पे आई का बटन है, आप उसको प्रेस करके उसको क्लिक करके आप पीछे प्लेलिस्ट जो है वो चेक कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज। कितने मिनट की बनी?